नमस्कार, इनसाइड स्टोरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार और मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी। और आज बात होगी ईवीएम हटाओ यात्रा को लेके। इसके अलावा बात पर्सनालिटी सेक्शन में महाराष्ट्र के दो दिग्गजों की, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की। सबसे पहले बात ईवीएम हटाओ यात्रा की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से ऐसा कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हम ईवीएम हटाओ यात्रा निकालेंगे, बैलेट पेपर से वापस चुनाव करने की मांग करेंगे। और उन्होंने कहा कि भाई ईवीएम को मोदी और शाह के घर भेज दो, हमें बैलेट पेपर दे दो। अब ऐसे में सवाल ये है कि ईवीएम पे इतनी ज्यादा सवाल क्यों? क्योंकि अगर आप झारखंड जीत गए, अगर आपने लोकसभा में अच्छा परफॉर्म कर लिया, तब तक ईवीएम ठीक था, लेकिन जहां आप हार जा रहे हैं वहां ईवीएम खराब हो जा रहा है। इसके अलावा सवाल ये भी, क्या भारत जोड़ो यात्रा जैसा जो सक्सेस भारत जोड़ो यात्रा को मिली थी, क्या वही सक्सेस ईवीएम हटाओ यात्रा को मिलेगी क्या? सर, यही सबसे पहला सवाल है कि ये जो ईवीएम हटाओ यात्रा निकलेगी राहुल गांधी के नेतृत्व में, उसको क्या इतनी सक्सेस मिलेगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक में ईवीएम हटाने की मांग जा चुकी है और उस पर सुनवाई करने से भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। तो ऐसे में यात्रा से कोई फायदा? इस यात्रा के बारे में अभी तक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी पब्लिक डोमेन में तो नहीं है। आज मैंने प्रणिति संजय, जो कि सांसद हैं कांग्रेस पार्टी की, महाराष्ट्र से आती हैं, कोल्हापुर से, और इस बार उन्होंने चुनाव जीता लोकसभा का, और उसके बाद विधानसभा में शिकायत जो कर रही है कांग्रेस, तो वो भी शिकायत करती हुई नजर आई। तो आपका प्रश्न जो है वही मैंने उनसे भी पूछा कि आपके खुद के चुनाव में जब पूरे महाराष्ट्र में एमवीए गठबंधन बहुत अच्छा करती हुई नजर आ रही थी, तो फिर ऐसा कैसे है कि आप विधानसभा आते आते नाराज हो जाते हैं और शिकायतें करने लग जाते हैं? उन्होंने क्या कहा, आइए पहले ये बात अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। हमारे साथ महाराष्ट्र से सांसद प्रणिति शिंदे जी हैं, और आपके राज्य में जो चुनाव हुए उसके बाद ऐसा लगता है कि ईवीएम का सवाल फिर से खड़ा हो गया है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से नतीजे आए, जो सर्वेस किए गए थे, हर एक कैंडिडेट ने सर्वेस किए थे, वो इतने ऑफ नहीं हो सकते हैं। और बहुत सी जगह से कंप्लेंट आ रही है कि जो जब रिकाउंटिंग मांगा तो नहीं दिया गया, बीच में ही रुकवाया गया, इतनी देर हुई रिज़ल्ट आने में। तो बहुत सारे कई गाँव में तो एक भी वोट नहीं पड़ा। एक फैमिली है जहाँ पे सारे वोट उन्होंने दिए थे, लेकिन एक भी वोट नहीं रजिस्टर हुआ, जबकि वो गांव में सिर्फ इतने लोगों ने किया था। तो बहुत डिस्क्रेपेंसीज है, और 100% ईवीएम के वजह से ये है। जिस तरह से मैनिपुलेशन हर चीज़ में हुआ है, चाहे ईवीएम्स हो, चाहे पैसों को लेके हो, चाहे बहुत सारी चीज़ों में। तो दिस वाज नॉट अ फ्री और फेयर इलेक्शन। और अभी महाराष्ट्र में क्या, देश में डेमोक्रेसी रही नहीं। लेकिन बस एक ही सवाल मेरा और है कि जब आप जीते थे, यही बात कह रही थी कल सुप्रीम कोर्ट भी और सत्ता पक्ष भी, कि लोकसभा के चुनाव में इतने अच्छे नतीजे आए, तब आपने ईवीएम की शिकायत नहीं की। लोकसभा में भी मैनिपुलेट हुआ है, ऐसे नहीं कि नहीं हुआ है। कुछ ये बहुत चालाकी से करते हैं, कहाँ करना है कहाँ नहीं। महाराष्ट्र एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट थी, और इसीलिए यहाँ पे वो हो गया है, करवाया गया है। और अभी कांग्रेस और इंडिया अलायंस की तरफ से हम बहुत बड़ा एजिटेशन इसके बारे में ले रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि बैलेट्स में ही इलेक्शन। तो जैसा कि प्रणति कह रही हैं कि बड़े मैनिपुलेटिव तरीके से गड़बड़ियां की जाती हैं, और भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत ही माहिर है कि वो किस चुनाव को जितवा देना है और किस चुनाव को हरवा देना है। पर ये बात समझ नहीं आती है कि अगर मान लीजिए कि ईवीएम में इतनी बड़ी गड़बड़ी करना संभव था, तो फिर 240 पर ही भारतीय जनता पार्टी क्यों अटक जाती लोकसभा में? या फिर दूसरी सच्चाई ये हो सकती है कि 240 भी नहीं आ रहे थे, और ये मेहनत करके किया गया कोई कार्य है जिसका नतीजा 240 है। संभावनाओं के आयाम में तो आपको बहुत सी चीजें सुनाई और दिखाई पड़ने लग जाती हैं जी। तो ऐसे में जाहिर है कि ये बहस फिर से ईवीएम बनाम बैलेट शुरू हो गई है। पर थोड़ी जानकारी अपने दर्शकों के लिए कि बैलेट के जरिए आखिरकार हम जब चुनाव कराते हैं तो क्या दिक्कत आती है, क्या हो सकती है दिक्कतें। बैलेट ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने नहीं कराई है चुनाव, पर पिछले 27 सालों से
हमारे देश में चुनाव ईवीएम मशीनों पर हो रहा है। सन 98 से हम लोगों ने शुरू किया, उसमें आंशिक रूप से, और 2004 में पूरी तरह से हम ईवीएम पर शिफ्ट हो गए थे। प्रश्न ये है कि एक ऐसे देश में जहाँ पर आबादी 140-145 करोड़ के बीच में कहीं पर है, जाहिर है कि उसमें करीब 90-92 लाख एलिजिबल वोटर्स हैं, और आज की तारीख में जब वोटिंग होती है तो 60-65% वोटिंग अमूमन हो जाती है। तो एक बड़ा वर्ग है वोटर्स का, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए शिफ्ट किया गया था। जो तकनीकी वजहें हैं कि पोल करने में आसानी है, पहली बात तो ये है। पेपर, इंक ये बचाने में मदद करता है। दूसरी बात तो ये है, समय जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है, क्योंकि बड़े-बड़े ट्रकों में, टिन के कंटेनरों में बंद बैलेट मतपत्र जिसे कहते हैं, वो स्ट्रांग रूम की तरफ जाते थे। एक अरसा लगता था, और फिर काउंटिंग में भी टाइम लगता था। समय लगता था। हमें याद है, हम जब छोटे थे तो आम चुनाव के जब नतीजे आने होते थे तो उस वक्त दूरदर्शन ही चैनल हुआ करता था, और दूरदर्शन पर सारे कार्यक्रम सस्पेंड हो जाते थे और केवल इलेक्शन न्यूज़ आता था। और हमेशा तो इलेक्शन न्यूज़ आ नहीं सकता है, तो फिर बीच-बीच में लगातार फ़िल्में दिखाई जाती थी, और बच्चों के लिए वही सबसे बढ़िया चीज़ होती थी कि इलेक्शन के दौरान लगातार फ़िल्में दिखाई जाती हैं। ऐसा तो कभी अमूमन पहले होता नहीं था, और फिर 6-7 दिन जा कर के लग जाते थे कहीं-कहीं तो चुनाव के नतीजे आते-आते। कौन लीड कर रहा है, कौन पिछड़ रहा है, ये सब आपको 3-4 घंटों के बीच ही अब पता लग जाता है ईवीएम के दौर में। लेकिन उसमें तो ऐसा नहीं होता था, 3-4 दिन लगते थे सामान्य तरीके से। दूसरी दिक्कत आती थी कि बूथ कैप्चरिंग, और बूथ कैप्चरिंग का एक जलवा जो है वो मेहम में दिखा था, किस तरह से इलेक्शन में होते हैं। और बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में आपको भी हमने बंगाल पंचायतें। में, हर जगह इस तरह की बातें होती थी। पर प्रश्न ये है कि क्या सोफिस्टिकेटेड हो गया है बूथ कैप्चरिंग? पहले वो जो लाठी डंडे और बंदूक लेकर के किए जाते थे बूथ कैप्चरिंग, क्या वो सोफिस्टिकेटेड तरीके से बूथ को ही कैप्चर कर लिया जा रहा है जब आप हैकिंग की बात करते हैं या ईवीएम मशीनों में गड़बड़ियों की बात करते हैं? फिलहाल जो भी है, हकीकत ये है कि एक बड़ा वर्ग है आज की तारीख में जो कह रहा है कि हमें इसलिए ज़रूरत नहीं है ईवीएम की, क्योंकि दुनिया के सबसे विकसित देश जो हैं वो भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाल में अमेरिका के चुनाव हुए, अमेरिका के चुनाव में भी इस्तेमाल नहीं किया गया ईवीएम का, और बैलेट से ही राष्ट्रपति ट्रंप का चुनाव हुआ और वो जीते। और अगर समय लगता है तो लगे, क्या दिक्कत है, हम समय लगाने के लिए तैयार हैं। देश की विश्वसनीयता और भरोसा अगर किसी व्यवस्था में नहीं है तो उसे छोड़ देना चाहिए, और यही बात आ जाती है अहम, विश्वसनीयता और भरोसा। लोकतंत्र में भरोसा बहुत ज़रूरी है, और ये जो भरोसा अगर कायम नहीं है तो फिर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का क्या होगा? मतदान की प्रक्रिया अगर भरोसे के आधार पर टिकी हुई है तो उस भरोसे को कायम करने के लिए क्या हो सकता है? और क्या वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बैलेट के ज़रिए ही हो सकता है? या फिर ईवीएम में करेक्शंस करके वीवीपैट की पर्चियों को लोगों को दे देने का, और फिर उनको देखने के बाद वो बक्से में डाल दें, और फिर वोट्स पोल्ड वोट्स काउंट बराबर हो, तो फिर कन्फ्यूजन में उन सारी पर्चियों को गिनने का, या फिर हर हाल में सारी पर्चियों को गिनने का, क्या ये सब तरीका ऐसा हो सकता है जिसके ज़रिए हम वो जो टाइम है उसको कम कर सकते हैं? ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल भी हो और साथ ही साथ तरीके और भी हों जिसके ज़रिए आप जो पारदर्शिता है उसको सुनिश्चित कर पाएँ। तो ये तमाम प्रश्न हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आशुकेश ये एक पॉलिटिकल पॉइंट बन गया है, राजनीतिक मुद्दा बन गया है, और राजनीतिक मुद्दा चूँकि ये बन चुका है, और जैसे राजनीतिक मुद्दा महंगाई होती है, बेरोज़गारी होती है, उसी प्रकार का एक राजनीतिक मुद्दा ये हो चुका है। ईवीएम और वीवीपैट। ईवीएम और वीवीपैट या बैलेट की बैलेट वापसी। की। लिहाजा बैलेट को लेकर के अब कांग्रेस पूरे देश में निकलेगी, और यही एक अपने आप में मुद्दा होगा। जैसे कास्ट सेंसस मुद्दा है या आरक्षण के दायरे को बढ़ाना मुद्दा है राहुल गांधी की भाषणों में, अब ये भी एक फिगर करेगा कि बैलेट की वापसी के लिए प्रयास होगा,
और जैसा कि प्रणति बता रही थी, जैसा कि शिंदे साहब का इशारा था, ऐसा लगता है कि ये यात्रा जल्द ही शुरू होगी। लेकिन सर सवाल ये भी है कि अगर आप वीवीपैट से चुनाव कराते हैं, क्योंकि पहले वीवीपैट से चुनाव होता था, 2014 में सरकार बदली, 2014 में ईवीएम पे ही चुनाव हुआ और फेयर इलेक्शन हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक न्यू एरा के साथ नए भारत का संकल्प लेके सत्ता में आए। और आखिर इन 10 सालों में क्या हो गया, जिस 10 साल से पहले तक जो कांग्रेस की सरकार, यूपी की सरकार इसी ईवीएम पे भरोसा करती थी, लगातार इसी ईवीएम के जरिए सत्ता में रहती थी, आखिर इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया? अब देखिए, आर्गुमेंट्स ईवीएम के खिलाफ शुरुआत से हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ये आर्गुमेंट मशीनों के खिलाफ पहली दफ़ा हम लोग सुन रहे हैं। चुनाव नतीजे आते हैं तो ये आर्गुमेंट्स आते हैं, बस ये है कि किरदार बदल जा रहे हैं। जैसे कि मुझे अच्छी तरह याद है, साल 2009 के चुनाव खत्म हुए थे, कांग्रेस को दोबारा से बहुमत तो नहीं, ये कह सकते हैं कि कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिला था और कांग्रेस की अपनी 60-65 सीटें बढ़ गई थी। 2004 में जितनी लेकर के आए थे वो 145 थी, फिर 205 हो गई थी। और उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर चुनाव लड़ा था, उन्होंने कहा था कि ईवीएम पर हमें भरोसा नहीं है, ईवीएम पर चुनाव हुए इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हार गई। वही भारतीय जनता पार्टी जो आज ईवीएम का डिफेंस कर रही है, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि ईवीएम ने हरवा दिया। वही कांग्रेस पार्टी जो आज कहती है ईवीएम ने हरवा दिया, उस वक्त खामोश रह गई थी। उसने नहीं कहा था कि हाँ आप सही कह रहे हैं आडवाणी जी, दरअसल ये ईवीएम गड़बड़ है। तो ऐसा लगता है कि आर्गुमेंट्स तो वही हैं, किरदार केवल बोलने वाले जो है वो बदल गए हैं। जीवीएल नरसिम्हा साहब हैं, जो कि सांसद भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सेफोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने तो किताब तक लिखी है इस बारे में कि कैसे ईवीएम जो है वो गड़बड़ है, हैकेबल है, टेम्पर किया जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें भारतीय जनता पार्टी जो पहले बोला करती थी, साल 2014 के बाद से अब वो विपक्षी दल कांग्रेस इंक्लूडिंग वो बोल रहे हैं। इसलिए कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई पार्टी हमेशा से ये कह रही थी, ये बात। दूसरी बात यह है कि अभी लोकसभा चुनाव के दौरान भी केवल और केवल अखिलेश यादव थे जिन्होंने कहा कि हम 80 सीटें भी अगर जीत जाते हैं तो भी हम कहेंगे कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं करा सकते हैं, क्योंकि ईवीएम पर हमें शक है। हम आज भी ईवीएम के खिलाफ थे, हम कल भी ईवीएम के खिलाफ ही रहेंगे। तो ये बात उन्होंने कही थी, लेकिन बाकी के दलों का ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। तेलंगाना के नतीजे के बाद कांग्रेस ने नहीं बोला था, नहीं वायनाड के नतीजों को अभी वो कह रही है कि गड़बड़ है, जब प्रियंका गांधी जीत के आई हैं। कर्नाटक के नतीजे और हिमाचल के नतीजों को नहीं बोला गया था कि वो खराब है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये तमाम हरियाणा, महाराष्ट्र, सारे के सारे नतीजे ईवीएम के द्वारा लाए गए हैं। तो बात ऐसी है कि एक सामान्य आदमी तो कंफ्यूज हो जाएगा। और मुझे ये लगता है कि अपने सपोर्टर्स को कोई मुद्दा देना हमेशा राजनीतिक दलों की मजबूरी होती है। इस बात को बहुत बारीकी से समझिएगा आशुतोष, कि अपने फॉलोअर्स, अपने समर्थकों को, खास तौर पर जब आपकी हार हो जाती है तो उन्हें एक मुद्दा देना पड़ता है, वरना किस आधार पर वो आपसे जुड़ा रहेगा, कैसे वो आंदोलन करेगा। अगर वो पा जाएगा कि नहीं आप हारते ही चले जा रहे हैं, तो फिर वो आप में विश्वास खो देगा। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा मुद्दा अपने समर्थकों को विपक्षी दलों ने दे दिया है। और देखिएगा आने वाले दिनों में विमर्श जो है खासतौर पर आम आदमी के बीच में इसी बात पर कायम रहेगा कि ईवीएम से जीत कोई जीत नहीं होती। लेकिन सर ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मौका ही है ना, कि ठीक है सरकार आपकी है, आप ठीक है बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करा सकते, लेकिन जो सजेशंस अभी मिलते हैं, एक्सपर्ट से मिलते हैं, अभी आपने उसका जिक्र भी किया कि ठीक है ईवीएम से चुनाव कराइए, जो वीवीपैट की पर्ची निकलती है उनको उस बॉक्स में डालिए और काउंटिंग के साथ आप उनको पर्ची को भी गिन दीजिए। तो ये तो एक मुहर के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आगे आती है, अन्य राज्यों में आती है, तो उनके लिए एक होगा कि हाँ भाई ठीक है, अब तुमने सुन लिया, अब तुमने देख लिया, हमने पर्चियों की भी गिनती करा दी, तुम हार गए हो। तो ये एक मौका है सरकार के लिए भी। चलिए, सरकार ने ऐसा नहीं किया, इस बात को मान लीजिए कि सरकार तो जीतने वाली है, वो क्यों ऐसा करेगी। सत्ता पक्ष जो जीतने वाला है वो तो अमूमन झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत गई है, वो शिकायत कहाँ कर रही है। उसके पास वो सीटों की संख्या भी बढ़ गई है, 9 सीट ज़्यादा आ गए हैं, उसको वोट परसेंटेज भी उनका बढ़ गया है, वो तो शिकायत नहीं कर रहे हैं जी।
लेकिन ये हारने वाले जो शिकायत करते हैं इनके पास एक ऑप्शन भी होता है, और ये आज की तारीख में लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। हारने वाले जो लोग होते हैं उनके पास 7 दिन का एक विंडो होता है, 7 डेज का, और 7 दिन के विंडो में वो उस प्रावधान का इस्तेमाल कर सकते हैं जो इलेक्शन कमीशन ने किसी भी कैंडिडेट को दे रखा है। और वो प्रावधान ये है कि आप वीवीपैट के 5 बूथों में से 5 जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं, 5% आपके जो वो है मशीनें हैं उसको आप काउंट करा सकते हैं। वीवीपैट के जो पर्चे निकले हाँ, उनकी। पर्ची निकली है उसका मिलान आप करा सकते हैं, बशर्ते कि अपनी शिकायत आप 7 दिनों के भीतर कर कर दें। दीजिए। उसके लिए प्रति बूथ रुपए जमा कराने पड़ते हैं, 42,000 रुपीज़, थोड़ा 200 रुपये और है शायद, 42,000 कुछ रुपए वो पर जमा बूथ के कराने हिसाब पड़ते हैं से। पर बूथ के अनुसार, जितने भी बूथ आपके काउंट हो रहे कराइए। हैं। हाँ, और आप रैंडम होता है, वो वहीं तय होता है आपके सामने कि कौन से बूथ काउंट होंगे। और ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट चूँकि रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं तो उनके दफ्तर में जाकर के आप लिखित प्रोफोर्मा देते हैं जिसके एवज में, और पैसे जमा कराते हैं जिसके एवज में ये बात होती है। तो अब ये जो व्यवस्था है, सवाल है कि कितने लोग इसका लाभ उठाते हैं। हरियाणा में तो हमने नहीं देखा कि किसी ने लाभ उठाया। मान लीजिए कि मुझे विश्वास है कि मैं जीत रहा हूँ, परीक्षा में मैंने लिखे हैं तो मैं रिवैल्यूएशन के लिए देता हूँ ना। उसी प्रकार महाराष्ट्र में ये जो 7 दिन बीतने वाले हैं, 29 को शायद पूरे हो जाएंगे, क्योंकि जिस दिन नतीजे आते हैं उसको भी काउंट किया जाता है। तो 23 में अगर आप 23 में 7 जोड़ें, अगर 23 को भी जोड़ लें तो 29 तारीख तक कितने लोगों ने ये प्रोफोर्मा भर दिया और अपने अपने क्षेत्रों में आंशिक ही सही लेकिन वीवीपैट और ईवीएम दोनों का मिलान कराया। देखिए, अगर गड़बड़ियां हुई हैं तो यहीं पकड़ में आ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत है। प्रोबेबिलिटी की थियरी में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सारे के सारे जो है वो सही वाले ही आपको मिल जाएंगे, वो आपको गड़बड़ वाले मिल ही जाएंगे। लेकिन होता अमूमन ऐसा नहीं है। अब देखिए कि हारने वाले कितने हैं, 288 में करीब 230 प्लस हारने वाले हैं। बाकी तो महायुति के पास तो बहुत है। हाँ, तो 230 में से कितने लोग अप्लाई करेंगे? विश्वास होना चाहिए कि भाई हम जीते हैं, हमें हरा दिया गया है। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए ही ज़्यादातर बातें होती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब कुछ पाक साफ है, गड़बड़ियाँ नहीं होती हैं, बिल्कुल होती हैं। मार्जिन ऑफ एरर पर बड़ा सवाल उठता है, और क्या ये जो एरर्स होती हैं वो नतीजों को बदल देते हैं? ये सब ऐसे प्रश्न हैं जिस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अमूमन किसी एक राजनीतिक दल के बातों में नहीं चले आने का है, बल्कि जो तथ्य है उसे भी पकड़ने का है। इन 7 दिनों का फ़ायदा कौन कौन उठाता है, कौन कौन से लोग हैं जो प्रत्याशी थे और वो कम मार्जिन से भी हारे, वो भी तो नहीं पहुंचे। 1000-1500 वोट से जो हारे वो भी नहीं पहुंचे। ऐसे कितने हैं लोग, और अगर मान लीजिए उनकी संख्या थोड़ी है, बहुत कम है, तो फिर तो ये जो आर्ग्यूमेंट है कि ईवीएम ने गड़बड़ी कर दी, ये तो फिर गलत हो जाता है।